हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़े थे मॉडर्न्स जो भी मेथड थे, ठीक है, कैपिटल बस्टिंग के। वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया था, उनको याद करने का फंडा भी आपको बता दिया था कि कैसे याद करना है। अब हम पढ़ेंगे पे बैक पीरियड क्या कहता है। अब देखो, पे बैक पीरियड कहता है, सीधी सी बात है, इसका नाम ही सुजेस्ट कर रहा है कि जो आपने पहले पे करा है ना भाई साहब जिस बिजनेस में, उसको ना बैक लेना है हमने। तो ये वही बोल रहा है कि नंबर ऑफ़ ईयर्स है। पीरियड का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ़ ईयर्स, टाइम। पीरियड का मतलब टाइम से ही रिलेट करता है, ठीक है। तो इसमें आता है कि पे बैक पीरियड इज़ द नंबर ऑफ़ ईयर रिक्वायर्ड टू रिकवर द ओरिजिनल। हाँ, जो आपने बेटा पहले कैश लगाया है वहाँ पे, ठीक है, जो आपने इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करी है उसको आपने रिकवर करना है। तो वही बताया हुआ है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन द एनुअल कैश फ्लो, वही जो उस पूरे पीरियड में आपको कैश, ये आउटफ्लो और इनफ्लो का क्या है, डिवाइड करके इनको लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सेप्टेंस रूल है कि जो कम होगा, देखो पे बैक पीरियड जिसका कम होगा वो सबसे अच्छा आपका जो है इन्वेस्टमेंट जरिया है, आपका ये कैपिटल बस्टिंग का वो रहेगा, ठीक है। जिसमें कि इन्वेस्टमेंट पीरियड जो पे बैक पीरियड जो है कम है उसको आप एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। बाकी को आप रिजेक्ट कर लो। प्रेफरेंस जो दी जाती है वो शॉर्टर पीरियड को दी जाती है। क्यों दी जाती है भाई? जितना शॉर्टर आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएंगे, उतना बेनिफिट होता है ना बिजनेस के लिए। तो वही है, एडवांटेजेस है, इजी टू अंडरस्टैंड, शो लिक्विडिटी, ठीक है। अब बेटा इसमें सेकंड मेथड जो आता है वो आता है आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपका एवरेज के साथ लिंक करता है। अकाउंटिंग ARR, ठीक है, ARR से आप इसका फंडा ये याद रखो, इसका थोड़ा फंडा ऐसे याद रखो कि ARR है तो ये एवरेज है, ARR। तो यहाँ से निकालो कि एवरेज इसमें वर्ड इंक्लूड होगा। इसका की पॉइंट होता है ना हमें याद रखने के, तो वैसे याद रख लो, ठीक है। तो ये किसके बीच में ये रिलेशन बता रहा है कि आपकी जो एवरेज इनकम है उसके बीच में एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो बस इसमें कुछ नहीं है। एक्सेप्ट कब करेंगे हम? तब करेंगे जब ARR जो है वो हायर होगा, उसके जो आपने स्टैंडर्ड सेट करा है, ठीक है, मिनिमम रेट एस्टेब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट, उससे ज़्यादा होगा तो आप एक्सेप्ट करो, ठीक है। बाकी आप रिजेक्ट कर दो। एडवांटेजेस सेम है, इजी है कैलकुलेट करने में, ठीक है। अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे अवेलेबल होती है, सिंप्लीफाई टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखो बेटा, ये आया आपका वो टॉपिक, ठीक है, जो मैं आपको बोल रही थी कि मैंने आपको ये समझाना है। तो ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ द आइडिया दैट मनी, ठीक है, वही था कि जो आपके प्रेजेंट टाइम में जो मनी है उसकी वर्थ जो है वो ज़्यादा होती है सेम अमाउंट ऑफ मनी फ्यूचर में जो आपको मिलेगी उसकी बजाय। वही सिंपल वर्ड में वही बताया गया, अगर आपके आज आप रिसीव करते हो 10 रुपीज़ तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है जो आप फ्यूचर में 10 रुपीज़ करोगे रिसीव उससे। मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा दिया था। रीज़न फॉर टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के रीज़न क्या होते हैं? देखो बेटा, या तो आपके पास क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट के आपको अपॉर्चुनिटी, आप कहीं पे इन्वेस्ट करना जा रहे हो उसकी आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आप क्या करते हो? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज़ करते हो, उसको प्रेफरेंस देते हो। देन सेकंड आता है कि प्रेफरेंस फॉर कंजप्शन, आप कंज्यूम करना चाहते हो उस मनी को, ठीक है, कहीं पे लगाना चाहते हो, अपने डेली यूजेस का सामान खरीदना चाहते हो वो। और आता है अनसर्टेन रिस्क आ गया, कहीं पे अनसर्टेन रिस्क आ गया तो उसमें भी आपकी ये वैल्यू जो है मनी का यूज़ किया जाता है, ये टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी, ठीक है। और परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मनी जो है बेटा उसके पास क्या है, हर एक चीज़ को परचेज़ करने की क्या है, पावर है। तो ये इसके रीजंस हैं। और टेक्निक्स आती हैं बेटा टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। कंपाउंडिंग जो होती है वो प्रोसेस होती है कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, ठीक है। जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज मीन्स जो कैश फ्लो फ्यूचर में होने वाली है उनको कैलकुलेट करने की प्रोसेस को कंपाउंडिंग कहा जाता है। और डिस्काउंटिंग कहा जाता है प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। अब बेटा यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू का आ रहा है कुछ दिमाग में कि वहाँ पे डिस्काउंटिंग मेथड क्यों बोला जाता था?
तो ये प्रेजेंट वैल्यू पे ही काम करता है, यहाँ से याद रख लेना, ठीक है। बाकी ये रिस्क है, इसी में आता है ये रिस्क भी। तो रिस्क बेटा मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ रिस्क के बारे में ऑलरेडी। तो बेटा आपका रिस्क जो होता है, रिस्क होती है पॉसिबिलिटी टू हैपन अनसर्टेनिटी, ठीक है, कि मीन्स अनसर्टेनिटी की पॉसिबिलिटी को ही क्या बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं कि रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टेमेटिक बेटा जो अनकंट्रोलेबल है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकती है। मार्केट रिस्क आ गया, क्या करेगी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ नहीं कर सकती है। आपका इंटरेस्ट रेट अगर हाई हो गया, लो हो गया, तो बेटा उसमें भी मतलब ये जो है पावर वो ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है, अनकंट्रोलेबल है ये। परचेसिंग पावर ही बढ़ गई अगर उसमें कुछ रिस्क आ गया, ठीक है, कम हो गई, बढ़ गई, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। तो ये सिस्टेमेटिक रिस्क में आते हैं। जो सेकंड नंबर में होता है वो होता है अनसिस्टेमेटिक रिस्क, मतलब जिनको कंट्रोल कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये बिजनेस रिस्क आ गया। अब बिजनेस रिस्क इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा। आपने 2 टाइप्स के इन्वायरमेंट पढ़े हैं, एक एक्सटर्नल्स, एक जो होता है आपका इंटरनल होता है। दोनों को ही क्या है बड़े अच्छे से कंट्रोल कर लेता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल रिस्क आ गया तो कैपिटल स्ट्रक्चर जैसे है, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, उसके बीच में कुछ एक गड़बड़ हो गई तो उसको भी मैनेज कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स के रिस्क हैं। तो बेटा आगे जो हम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती हैं, ठीक है, आप बेटा खुद भी मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो ऐसे कमेंट करके। कमेंट नहीं भी कर सकते तो एक लाइक कर सकते हो, मैं समझ जाऊँगी कि आप मेरे को मोटिवेट करने के लिए लाइक कर रहे हो, ठीक है। देन फर्दर आप इसको शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। देन थैंक यू।